हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक की जो स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस करी वो थी सीस्मिक वेव्स तक की। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे कि सीस्मिक वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनका अर्थ के अंदर कैसे मूवमेंट होता है, कहाँ कहाँ पर पी जाती है, कहाँ कहाँ पर एस जाती है, और शैडो रीजन क्या होता है। दोनों का अलग अलग हम लोगों ने शैडो रीजन पढ़ लिया। कैसे पी और एस जो हैं वो कंबाइंड होके पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर का वर्णन करती हैं कि आउटर कोर लिक्विड में है या कि सॉलिड में है, कि कैसे क्रस्ट मेंटल कैसे हैं, लिक्विड में है कि सॉलिड में है, उनकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आते हैं जब वो अर्थ के अंदर जाती है, उनके मार्ग में क्या चेंज आता है, उनका पाथ कैसे कर्व्ड हो जाता है या सीधा रहता है। तो ये इन सब पॉइंट्स पे हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा कर ली थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो अपना थर्ड चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्लास 11 की एनसीईआरटी का। तो उसका आज हम लोग पार्ट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं। अर्थक्वेक के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, और आज हम लोगों को देखना एक छोटा सा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कितने टाइप के अर्थक्वेक होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में थोड़ा और ज़्यादा, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वॉल्केनो का। चलिए ठीक है, तो आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अब देखिए अर्थक्वेक क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो शेकिंग ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का जो कंपन है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ पे प्लेट्स टकराती हैं, प्लेट्स दूर जाती हैं, कहाँ पर फॉल्टिंग होती है, टेंशन फोर्स कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने छोटा छोटा एक ब्रीफ स्टडी कर ली थी, जिससे कि आपको एनसीईआरटी में अब अगर आप अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जबकि इसको कायदे से प्लेट टेक्टोनिक के बाद अगर पढ़ाना चाहिए था, अर्थक्वेक हो गया या वॉल्केनो हो गया, तो हमें ज़्यादा डीप समझ में आता। खैर, बट अब जब एनसीईआरटी में ये चीज़ दे रखी है तो मैंने आपको इतना समझा दिया है कि आपको इसको समझने में कोई भी बेसिक दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ तक के सारे लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि आप प्रीवियस के जो वीडियोज़ हैं उसको जाके देखिए, और वीडियो देखते समय जो मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखता हूँ एरो बना के शॉर्टकट, उसको अपनी कॉपी में एक जगह पर लिख लें। उसके बाद आप एनसीईआरटी में आप जो नोट्स बनाएंगे वो आप सेल्फ बनाइए, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब आप मेरे शॉर्टकट्स देखेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी मेरी कोशिश है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। अब जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर जब इसका प्रीमियर हो रहा था, तो मुझे पता है कि कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से आपको जो वीडियो है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। उसके बाद हमारी जो टीम थी उसने मिलकर उन सब इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद एक फिर से वही वीडियो आपके लिए डाला गया था, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से ये दिक्कत नहीं हो। अब देखिए ये क्या है, ये इंटरनेट हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया या यूट्यूब हो गया, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, तो कभी कभी ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसके लिए अब आगे दिक्कत ना हो तो हम लोग ऐसी पूरी कोशिश करेंगे। तो आप वो वीडियो जाके फिर से देखिए यूट्यूब में, और वो एकदम अच्छी क्वालिटी में आपके सामने मिलेगा। आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना अर्थक्वेक। देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक को, यानी भूकंप के जो प्रकार हैं उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है। ये पार्ट ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है, हालांकि ये एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी में दिया है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों का जो कैटेगराइजेशन है, जो दोनों को, वो क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया है कि डेप्थ क्या है, बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस। फोकस क्या होता है, हमारा फोकस हमको पता है कि ये अर्थ है, और फोकस वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर भूकंप जो है, जो अर्थक्वेक है, वो डेवलप होता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसके बेस पे तीन टाइप में क्लासीफाई करा गया है। एक है छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, जो शैलो फोकस बोलते हैं। एक है मध्यम उद्गम केंद्र, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फोकस। और लास्ट वाला है गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप, जिनको बोलते हैं डीप फोकस। तीनों को याद रखिएगा, छिछले क्या होते हैं, मध्यम क्या होते हैं, गहरे क्या होते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अर्थक्वेक का मतलब है कि अर्थक्वेक जो जनरेट हुआ है उसका सोर्स क्या था, उसका स्रोत क्या था, अर्थक्वेक वहां पर पर्टिकुलर उस जगह पर जनरेट हुआ क्यों। तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है, सबसे पहले जो इसमें पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, विवर्तनिकी। इसको क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जहां पर ओशियन क्रस्ट, ओशियन जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराएंगी, या फिर बात करी जाए ओशियन कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल, जहां पर प्लेट्स आपस में टकराती हैं या प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं, चाहे वो किस टाइप का हो, चाहे वो डाइवर्जेंट हो, डाइवर्जेंट का मतलब है दूर जाना, या वो कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, एक दूसरे से पास आना। यानी कि इसको बोलेंगे अपसारी, इसको बोलेंगे अभिसारी।
तो जहां पर इस टाइप की प्लेट जो है, ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी कि महासागरी और महाद्वीपीय। तो ये जहां पर प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं या प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वहां पर किस टाइप का भूकंप उत्पन्न होता है? वहां पर विवर्तनिकी भूकंप यानी कि टेक्टोनिक भूकंप उत्पन्न होता है। विवर्तनिकी का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, तो ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट अभी के लिए फिलहाल ये जान लीजिए कि वहां पर अर्थक्वेक आता है, और मैं ये आपको बता चुका हूं अपने, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना भी है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जहां पर हम लोग अर्थक्वेक की स्टार्टिंग कर रहे थे। वहां पर मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे प्लेट जब टकराएंगी या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसमें टेंशन फोर्स काम करेगा या कंप्रेशन फोर्स काम करेगा, फॉल्टिंग कैसे होगी, फ्रैक्चर कैसे होगा, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो विवर्तनिकी के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या बोलते हैं? विवर्तनिकी भूकंप बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एक स्रोत है। स्रोत कैसा? कि जहां पर प्लेट्स टकरा रही हैं उससे क्या हो रहा है? कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो कंपन उत्पन्न होने का रीजन क्या है? प्लेट का आपस में टकराना या आपस में दूर जाना। तो ये उस टाइप के जो भूकंप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विवर्तनिकी भूकंप बोलते हैं। कुछ भूकंप जो है वो बांध जनित होते हैं। बांध, ये डैम, रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, डैम। तो कहाँ कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत हाई डैम बनाते हैं, बहुत हाई डैम बना दिया, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब हम लोग डैम, रिजर्वायर क्या बनाते हैं, यहाँ पर सारा पानी इकट्ठा होता है और यहाँ पर डोर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पर टरबाइन को मूव कराता है। तो जब जहाँ पर हाई डैम्स बने होते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अगर अर्थक्वेक आता है तो इस टाइप के अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं? बांध जनित अर्थक्वेक बोलते हैं, जो बहुत ऊंचे डैम बना देते हैं। तो कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कहीं पर भी डैम प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो वहाँ पर अगर वो अर्थक्वेक जोन में आता है तो वहाँ पर उस डैम में अर्थक्वेक आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए काफ़ी इसका प्रोटेस्ट करा जाता है कि यहाँ पर डैम जो है वो ना बनाया जाए, क्योंकि अगर अर्थक्वेक से इस डैम को ये टूट जाता है तो ये यहाँ पर फ्लड आने के चांसेस बहुत होते हैं और आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, या आसपास जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। तो अगर किसी डैम उसकी हाइट के थ्रू या फिर उस जगह पर अगर जहाँ पर भूकंप का जोन है वहाँ पर कोई ऐसा डैम बनाया जाता है तो उस रीज़न की वजह से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं। विस्फोट का इसके क्या मतलब है? देखो, विस्फोट का यहाँ पर मतलब है कि जो बहुत बड़े, जैसे हम लोग कभी न्यूक्लियर जो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसा पोखरण में हुआ, या फिर कोई ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल है, काफ़ी ज़्यादा वॉरहेड की मिसाइल है, तो उसका कभी कभी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करा जाता है, उसके ऊपर रिसर्च होता है, या कभी कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है, जैसे चेरनोबिल है, तो ऐसा चेरनोबिल की जो घटना आपने सुनी होगी, तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय अगर कोई विस्फोट होता है तो उससे भी एक टाइप का अर्थक्वेक जनरेट होता है जिसको बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक या एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक। तो विस्फोट से यहाँ पर सीधा सा मतलब है क्या, कि न्यूक्लियर जहाँ पर या तो रिएक्टर होंगे या फिर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही होगी, या फिर न्यूक्लियर संबंधित हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो इन सब से जो प्रोड्यूस होता है अर्थक्वेक, इनके एक्सप्लोजन से जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोजन या एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक। तो अब देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक का सोर्स क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। इसी तरीके से कोलैप्स नियात का मतलब क्या होता है? कोलैप्स का मतलब होता है एकदम कोलैप्स कर जाना, गिर जाना। ये कहाँ पर होता है? जो बहुत बड़ी डीप माइनिंग हम लोग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा माइनिंग कर रहे होते हैं, तो माइनिंग करते 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 एक पोजीशन ऐसी आती है कि हम इतना ज़्यादा सरफेस को काट देते हैं कि वो सरफेस जो है वो अब इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि वो क्या हो जाता है, उसमें वो कोलैप्स कर जाती है। उसको अब इतनी बड़ी सरफेस अगर कोलैप्स करेगी इतनी डीप में, अब माइनिंग कहाँ होती है? अर्थ के डीप में जाके हो रही है। तो अगर अर्थ के 1 किलोमीटर भी आप अंदर चले गए तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा डीप में चले गए। इतनी डीप में अगर आप माइनिंग कर रहे हैं और वहाँ पर कहीं भी आसपास की सरफेस जो है वो कमज़ोर पड़ेगी, और कमज़ोर पड़ने के बाद अगर वो लैंडस्लाइड हुआ तो लैंडस्लाइड से वहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है। तो अगर ऐसा कंपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नियात या कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। तो इस टाइप के जहाँ पर माइनिंग से जो अर्थक्वेक जनरेट होता है, माइनिंग कहीं पर डीप माइनिंग करी जाती है और उसके जो डिसएडवांटेज या उसका जो ड्रॉबैक निकल के आता है वो यही आता है कि वहाँ पर भी चांसेस होते हैं अर्थक्वेक डेवलप होने के। तो उस टाइप के अर्थक्वेक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या है, ज्वालामुखी जन्य का मतलब होता है वॉल्केनिक इंड्यूस्ड। जहां पर भी वॉल्केनो होगा, तो वॉल्केनो अगर है, अगर यहां पर वॉल्केनो है तो नीचे से मैग्मा आ रहा है। अब हमको पता है कि मैग्मा जो है वो जो है अपर मेंटल के एस्थेनोस्फेयर से कटता हुआ आ रहा है। तो एस्थेनोस्फेयर से जो मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो जो लेयर, पृथ्वी की जो लेयर्स होंगी उनको ब्रेक करता हुआ आ रहा होगा। जो पृथ्वी की परतें होंगी तो उसको ब्रेक करता हुआ आ रहा होगा। जब पृथ्वी की परत को वो ब्रेक करेगा तो जब परत
टूटेगी, पृथ्वी की जो लेयर है वो टूटेगी, तो वो शेक करेगी, उसमें एनर्जी मतलब प्रोड्यूस होगी, और वही एनर्जी जब सरफेस पे आएगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे। तो जब भी मैग्मा ऊपर आता है, तो मैग्मा ऊपर आता है तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो वॉल्केनिक इरप्शन तो होता ही है, और साथ में अर्थक्वेक भी जनरेट होता है। तो एक बात याद रखिए, अगर देखिए अगर पूछा जाए ना कि अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म में रिलेशन क्या होता है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर भी वॉल्केनिज्म होगा तो वहां पर अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, बट ये जरूरी नहीं है कि जहां पर अर्थक्वेक आए वहां वॉल्केनो हो। इसके बारे में, जब इसका रीजन क्या है उसके बारे में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल अभी ये जानना बहुत जरूरी है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो अर्थक्वेक आते हैं उसके एरिया में, अब यहां पर वॉल्केनो है, फॉर एग्जांपल की माउंट विसुवियस है इटली के पास, तो यहां का जो भी एरिया होगा तो वहां पर एक अर्थक्वेक फील करा जाएगा, वहां पर एक मोशन होगा, शेकिंग होगा अर्थ में। तो उस अर्थक्वेक का जो सोर्स होगा वो क्या है, वो है ये वॉल्केनो। तो वॉल्केनो के आसपास के क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं उसका सीधा सा स्रोत होता है वो ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से जन्य जो वॉल्केनो होते हैं उनको हम लोग वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। तो बेसिकली एनसीईआरटी में ये 5 टाइप के अर्थक्वेक्स थे, और इनका जो बेस था वो क्या था, वो सोर्स था। ठीक है, विवर्तनिकी का मतलब है प्लेटों के टकराने या प्लेटों के दूर जाने या प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर घर्षण से जो अर्थक्वेक जनरेट होते हैं तो उनको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं। जो डैम बनाते हैं, डैम बनाने पर जो अगर हमने किसी अर्थक्वेक जोन में वो डैम का निर्माण करा है, अगर इन द केस कि वहाँ पर अर्थक्वेक आता है और उस डैम के रीजन की वजह से, तो रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं उसको। विस्फोट का मतलब था कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शन से जो भी एनर्जी डेवलप होती है उससे अगर पृथ्वी शेक करती है तो उसको बोलते हैं विस्फोट। कोलैप्स का मतलब होता है डीप माइनिंग में अगर कोई लैंडस्लाइड होती है या वहां पे सरफेस कमजोर होके जो है वहां पर अगर कोलैप्स होती है, वो पूरी सरफेस कोलैप्स कर जाती है, लिथोस्फीयर कोलैप्स करती है, तो उस टाइप के, उससे भी अर्थ शेक करती है। तो उस टाइप के भूकंप को क्या बोलते हैं, नियात या कोलैप्स। ज्वालामुखी जो वॉल्केनिज्म के आसपास का जो एरिया होता है, वॉल्केनो के आसपास का एरिया, वहां पर अगर मैग्मा के इरप्शन से अगर शेकिंग ऑफ अर्थ होता है तो उस टाइप के अर्थक्वेक को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी जन या वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। तो ये जो टाइप थे ये किस पे बेस्ड थे, सोर्स ऑफ अर्थक्वेक के बेस्ड थे। ठीक है, दूसरा टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जो है वो क्लासीफाई करा जाता है फोकस की डेप्थ के आधार पे। देखिए कैसे, फोकस की डेप्थ के आधार पर कि जो फोकस पॉइंट है, तो अगर ये जितना डेप्थ में होगा तो छिछले उद्गम जो केंद्र होते हैं, यानी शैलो फोकस जो बोलते हैं, ये अब सबकी डिस्टेंस है अपनी, तो सबसे पास जो होते हैं, सरफेस के सबसे पास जो होते हैं वो इस टाइप के भूकंप होते हैं जिनको बोलते हैं शैलो फोकस। यहां मैं लिख देता हूं SF। ठीक है, तो ये सबसे नियरेस्ट होते हैं, किसके, सरफेस के नियरेस्ट होते हैं। इसके बाद और गहराई में जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर इंटरमीडिएट फोकस मिलेगा, और सबसे ज्यादा गहराई में क्या मिलेगा, डीप फोकस मिलेगा। तो ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ फोकस। तो ये बेसिकली हम लोगों ने 2 टाइप पढ़े, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में, दोनों का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। इसमें इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप इसके बाद जब ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको ये चीज़ें क्लियर। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये जान लेते हैं कि अगर डीप फोकस की बात करें, ये खैर पूछा नहीं जाएगा, बट ये जान लीजिए कि अगर इसकी बात करें तो अगर 70 किलोमीटर्स की जो डेप्थ होती है, अगर सरफेस से 70 किलोमीटर की बात करते हैं नीचे की तरफ, तो वो कौन से भूकंप होते हैं, जिनको बोलते हैं शैलो फोकस या छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप यानी शैलो फोकस अर्थक्वेक। शैलो फोकाई भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो समझ जाइएगा। मध्यम की बात करें तो 70, ये 300 किलोमीटर की डेप्थ होती है फ्रॉम सरफेस से। अगर 300 किलोमीटर डेप्थ पे फोकस बन रहा है, वहाँ पर अगर जनरेट हो रहा है, तो ये वो होते हैं। और ये सबसे डीप होते हैं, यानी 700 किलोमीटर्स की डेप्थ पे गहरे जो डीप फोकस होते हैं। तो 700 किलोमीटर्स की डेप्थ पे इनका अगर फोकाई देखा जाए तो 700 किलोमीटर की डेप्थ पे पड़ता है। तो अगर बात करी जाए तो ये सबसे ज़्यादा डेप्थ में ये होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आपने रीजनिंग लगाई है कि अगर ये सरफेस के जो सबसे नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा नुकसान वही करेगा। अब देखिए अगर सरफेस से 700 किलोमीटर अंदर है, अब 700 किलोमीटर से P वेव आ रही है, 700 किलोमीटर से S वेव आ रही है, वो दोनों बाद में रॉक से मिल रही हैं, उनसे एक L वेव निकल रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि P वेव अगर 700 किलोमीटर नीचे से आ रही है, तो जैसे जैसे डेंसिटी नीचे से, अब नीचे से ऊपर आते समय क्या हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। तो जैसे जैसे डेंसिटी कम हो रही है तो P वेव की क्या हो रही है, वेलोसिटी भी कम हो रही है। ये सब हम लोग इस टॉपिक पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं कि जो तरंग का वेग होता है वो घनत्व पर डिपेंड करता है। तो अगर घनत्व कम हो रहा है तो उसका वेग क्या हो रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो जैसे जैसे अब सरफेस तक आते आते हो सकता है पी की वेलोसिटी सरफेस पे पहुंच ही ना पाए और एकदम खत्म ही हो जाए। ठीक है ना,
तो ये बात याद रखिएगा, जो शैलो फोकस भूकंप होते हैं, छिछले उद्गम केंद्र के जो अर्थक्वेक होते हैं, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इन्हीं से होता है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इन्हीं अर्थक्वेक से होता है, जो शैलो फोकस के होते हैं, जो 70 किलोमीटर, जो सरफेस के जो जितना पास अगर फोकस होगा उतना स्ट्रॉन्ग एपीसेंटर डेवलप होगा। एपीसेंटर क्या होता है? जहां पर पहली बार अर्थक्वेक फील करा जाता है। तो अगर सरफेस फोकस जितना पास है एपीसेंटर के, तो उतना ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो आएगा, और जितना ज़्यादा फोकस एपीसेंटर से दूर होगा उतना ज़्यादा कम मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर जान लीजिए कि एक स्केल होता है, मेजरमेंट की बात करें, रिक्टर स्केल जिसको बोलते हैं, जो रिक्टर स्केल है, तो ये देखिए रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? इससे मैग्नीट्यूड नापा जाता है, याद रखिएगा। रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड नापा जाता है, 0 से लेकर और 10 तक इसका मैग्नीट्यूड नापा जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, उससे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इस चीज़ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड नापने का जो मापक यंत्र होता है वो रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर पैमाना। तो ये आपसे स्टेट पे लेवल पे या फिर एसएससी लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार रिक्टर पैमाने से हम लोग क्या चीज़ नापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं। तीव्रता का मतलब है यहाँ पर एनर्जी नापते हैं, एनर्जी जो है, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। और इस स्केल की जो मापक होती है वो 0 से 10 होती है। 10 सबसे हाई मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, 0 एकदम कम मैग्नीट्यूड होता है। इसी टाइप का एक दूसरा स्केल होता है जिसको मर्कली स्केल बोलते हैं, मर्कली स्केल बोलते हैं। मर्कली स्केल में क्या होता है? 1 से लेकर 12 तक की होती है। मर्कली स्केल बेसिकली क्या नापता है? आघात। आघात का मतलब होता है कि अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो नुकसान क्या हुआ है ना। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी, तो वो इंटेंसिटी जो है ये मेजर करी जाती है मर्कली स्केल से। और कहाँ से? 1 से लेकर 12 तक, वो है 0 से 10 तक। कितना ज़्यादा अर्थक्वेक ने नुकसान पहुंचाया है ये चीज़ बताती है मर्कली स्केल, और उसको हम लोग 1 से लेकर 12 तक नापते हैं। इंटेंसिटी की बात करते हैं तो मर्कली स्केल, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल का पैमाना 0 से 10 तक, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितना हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप था। तो ये कैसे नापेंगे? एनर्जी कैसे नापेंगे? तो वो नापेंगे रिक्टर से। और इंटेंसिटी यानी कितना आघात पहुंचा है, कितना नुकसान पहुंचा है, कैसे नापेंगे? तो वो नापेंगे मर्कली स्केल से। तो यहाँ पर हमारा जो अर्थक्वेक है, सीस्मिक वेव से लेकर कैसे इसकी उत्पत्ति हो रही, कितने टाइप का था, ये अर्थक्वेक पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कोर, द मेंटल, द क्रस्ट। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में हम लोग को छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग को देख लेनी है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं अर्थ के अंदर, कैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर वर्किंग होती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बड़े से डायग्राम बना के, साथ में आप भी ड्रॉ करते जाइएगा तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपको। ठीक है, तो हमको पता है, जैसे हम लोग जो भी डायग्राम देखते हैं तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो परत है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? ये हमारा क्रस्ट है। ठीक है, या सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? ये हमारा मेंटल है। और लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये कोर है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब अगर बात करी जाए एनसीईआरटी की, या शुरू अगर आपने पहले की क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होंगी तो उसमें एक और बेसिक सी चीज़ दी होती है कि एडवर्ड स्विस एक जोग्राफर थे, तो उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि जो क्रस्ट है हमारा वो किससे बना है? वो सियाल से मिलके बना है। ये किससे बना है? ये हमारा सीमा से मिलके बना है। और ये किससे बना है? ये हमारा नीफे से मिलके बना है। ठीक है ना। सियाल का मतलब क्या होता है? सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और निकेल और आयरन। तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये प्रीडोमिनेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इस जगह पे पाए जाते हैं। अगर सिलिका मैग्नीशियम की बात करें तो वो इस जगह पर बहुत है, और सियाल की बात करें तो इस जगह पर बहुत है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब हमको कुछ चीज़ें तो हमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे अब इसकी डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती है, जो हमारी डेंसिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज़ करती है। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे एक टेम्परेचर जो है वो क्या करता है? वो इंक्रीज़ करता है। तो हमें ये दो चीज़ें पता हैं। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, डेंसिटी का मतलब देखिए, जब डेंसिटी का हम लोगों ने स्टडी करी थी तो हम लोगों ने ये देखा था कि
अगर बात करी जाए तो पृथ्वी की क्रस्ट की डेंसिटी की बात करी जाए तो ये डेंसिटी कितनी है, 2 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 2 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बट ओवरऑल अर्थ की अगर डेंसिटी की बात करें तो वो निकलती है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका सीधा सा मतलब था कि अंदर जाने पे क्या है, डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो अगर क्रस्ट की यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो हमको पता है कि हम निकाल चुके हैं कि वो कितनी है, 2 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अंदर जाएंगे तो और ज़्यादा डेंसिटी होती जाएगी, कोर पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ने से पहले ना कुछ यहाँ पर मेजरमेंट देख लेते हैं कि कैसे। देखिए जो क्रस्ट है, अगर ये सरफेस है अर्थ का, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है तो ये सरफेस है, ठीक है ना, ये सरफेस है अर्थ का। अब सरफेस से अगर आप 100 किलोमीटर, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा, कुछ मैथ्स के यहाँ पर फिगर, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है बट समझने में थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स का यूज़ हो जाएगा। ये जो यहाँ पर डेटा मैं दे रहा हूँ इसका यूज़ हो जाएगा। ये 100 किलोमीटर तक की बात करेंगे तो वो क्या चला आ रहा है, वो चला आ रहा है केवल क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट की अगर डेप्थ की बात करेंगे तो क्रस्ट की जो डेप्थ है वो सरफेस से लेकर और 100 किलोमीटर्स अंदर तक है। अगर इस 100 किलोमीटर्स को ऐसे करके ऐसे बाइफरकेट कर दे रहे हैं, अगर ये मेंटल की बात करें तो मेंटल की जो ये डेप्थ है तो ये कितनी है, ये बात करी जाएगी यहाँ पर 2900 किलोमीटर्स की। ठीक है, तो 0 से लेकर और 2900 किलोमीटर तक की जो डेप्थ है, यहाँ पर ये 100 किलोमीटर की थी तो ये किसकी डेप्थ है, ये है मेंटल की। अगर मेंटल के आगे बात करें तो अब ये पूरी जो डेप्थ है वो कितनी है, 6378 किलोमीटर्स। यानी कि जो पृथ्वी का रेडियस है वो 0 से लेकर 678 किलोमीटर तक का है, 6378 किलोमीटर का है। अप्रॉक्सीमेटली 6400 भी कई बुक्स में लिखा रहता है तो वो सही है, इस पे कोई कभी प्रश्न बनना नहीं है। ठीक है, तो 0 से 100 किलोमीटर की डेप्थ पे बात करेंगे तो वो क्या है, वो क्रस्ट है। 0 से 2900 किलोमीटर की बात करेंगे तो वो मेंटल है। 2900 से पूरा 6378 तक की बात करेंगे तो वो हमारा क्या है, कोर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद करनी है। वो ये है कि क्रस्ट जो है ये 100 किलोमीटर तक का है, बट इसके थोड़ा सा आगे देखिए हर चीज़ में क्या है, अब मेंटल है तो मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर मेंटल बोल रहे हैं, मेंटल को मैं एम लिख दे रहा हूँ, और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं, लोअर मेंटल बोल रहे हैं। इसी तरीके से कोर को भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ऊपर वाले कोर को क्या बोल रहे हैं, अपर कोर बोल रहे हैं, और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं, लोअर कोर बोल रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो ध्यान से देखना, इस 100 किलोमीटर से और थोड़ा सा नीचे जाएं, यानी कि और 100 किलोमीटर अगर कवर कर लें तो वो यहाँ कहीं, अगर ये इतनी बड़ी जो डिस्टेंस है वो 100 से लेकर 2900 यानी 2800 किलोमीटर की विड्थ है, बहुत बड़ी विड्थ है। तो यहाँ से हम 100 किलोमीटर और ले लें, ये 100 किलोमीटर का एरिया और ले लें, और ये एरिया हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, अपने अपर मेंटल से। इस एरिया को हम लोग ले लें और इस एरिया को शेडेड कर दें। अब देखो कहने का मतलब क्या, अपर मेंटल का, ये अपर मेंटल में अपर मेंटल का ये 100 किलोमीटर का एरिया था, ये 100 किलोमीटर का जो एरिया था इसको हम लोगों ने ले लिया। तो अब अगर 100 + 100 इसको पूरा जोड़ दें, यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस आता है ये क्या चीज़ होती है, ध्यान से देखना, ऊपर का 100 किलोमीटर का एरिया हमने और ले लिया तो ये जो चीज़ आती है इसी को हम लोग बोलते क्या हैं, लिथोस्फेयर। तो अगर लिथोस्फेयर की यहाँ पर फॉर्मूला लिखें तो वो क्या हो जाता है, क्रस्ट तो पूरा जुड़ जाता है 100 किलोमीटर का, और प्लस जो अपर मेंटल है, यूएम से लिख रहा हूँ, ये भी कितना है, ये भी 100 किलोमीटर का ऐड ऑन हो जाता है। अपर मेंटल का ये वाला पोर्शन जो है ये किस में ऐड ऑन हो जाता है, ये वाला पोर्शन जो है ये किस में ऐड ऑन हो जाता है, ये ऐड ऑन हो जाता है क्रस्ट के साथ ऐड ऑन हो जाता है, और ये मिल के क्या बनाते हैं, ये मिल के बनाते हैं क्या, लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर का फॉर्मूला क्या हुआ, लिथोस्फियर इज इक्वल्स टू क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो विड्थ है वो सरफेस से लेकर 200 किलोमीटर तक है। तो यानी कि यहाँ से हम चले और इस लिमिट तक आ जाएंगे तो यहाँ तक की जो लिमिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लिथोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, तो अपर मेंटल का भी एरिया हमने ले लिया और क्रस्ट का भी एरिया हमने ले लिया, तो इस विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फियर बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब लिथोस्फियर के जस्ट नीचे, लिथोस्फियर से जस्ट नीचे की बात करेंगे तो थोड़ा सा नीचे इसका आते हैं, और यहां तक देखिए 100 किलोमीटर यहां पे था।
ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ। आई होप ये सब चीज़ें आपको अब पता चल गई होंगी, हम लोग अपर मेंटल में घूम रहे हैं। ठीक है, बाद में ये आराम से लिख दूंगा मैं। तो देखो यहाँ तक पूरा क्या है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा क्या है, लिथोस्फीयर है। ठीक है, लिथोस्फीयर है। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी डिस्टेंस थी, 200 किलोमीटर की। अब 200 किलोमीटर में 200 किलोमीटर और जोड़ लो तो अब ये डिस्टेंस आ गई। इसको नाम दे देते हैं, ये यहाँ पर 400 किलोमीटर पे डिस्टेंस का नाम दे देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाली चीज़ तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट लिथोस्फीयर कहाँ तक है, 200 किलोमीटर तक ये लिथोस्फीयर है पूरा। बार बार देखिए, दो जगह मैंने लिख रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिथोस्फीयर और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के जो नीचे का एरिया है, मैं रेड से बना रहा हूँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये लिथोस्फीयर के जो नीचे का एरिया है, ये लिथोस्फीयर के जो नीचे का एरिया है, 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग बोलते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एस्थेनोस्फीयर। ये समझ में आएगा तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आएगी। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से, लिथोस्फीयर 0 से लेकर 200 किलोमीटर तक है। लिथोस्फीयर किन चीज़ों से मिलके बना है, लिथोस्फीयर बना है क्रस्ट से, और क्रस्ट की जो विड्थ है वो क्या है, 100 किलोमीटर की, और क्रस्ट से प्लस अपर मेंटल से, अपर मेंटल का 100 किलोमीटर और ले लो तो अपर मेंटल का भी 100 किलोमीटर कवर हो गया। तो इतना पूरा क्या था, लिथोस्फीयर था। अब हमको पता है जो हमारी प्लेट्स होती हैं, जो हमारी प्लेट्स हैं वो लिथोस्फीयर के ही टुकड़े हैं। वो लिथोस्फीयर किसके ऊपर है, वो है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, और एस्थेनोस्फीयर की विड्थ जो है वो कहाँ तक है, 400 किलोमीटर तक है। तो ये एस्थेनोस्फीयर जो है, अब देखो ध्यान से, जब मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो इसका एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि 100 मीटर जाने पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो अगर तुम हिसाब लगाओगे तो यहाँ तक मैं तुम्हें अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर हो चुका है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। और जैसे ही तुम एस्थेनोस्फीयर की बात करोगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर हो चुका है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर यहाँ पर इतना ज़्यादा हो चुका है, और चूंकि ऊपर की जो परत है वहाँ पर देखिए, अब देखिए ऊपर से अंदर आ रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, मगर प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर उतना प्रेशर इंक्रीज नहीं है। तो यहाँ पर जो इलाका है वो किसका है, टेम्परेचर का। कोर में जो इलाका जो कंट्रोल रहेगा वो रहेगा किसका, प्रेशर का। तभी टेम्परेचर जो है यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनको गला नहीं पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अपना कंट्रोल कर देता है। प्रेशर क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है, बट यहाँ पे प्रेशर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर पूरी पृथ्वी के अंदर का जो ये वाला मटेरियल है इसको उसने गला दिया है। गला के कैसा कर दिया है, इसको उसने गला के कर दिया है मॉल्टेन फॉर्म में, इसको उसने मॉल्टेन फॉर्म में कर दिया है। और यही मॉल्टेन फॉर्म क्या होता है, मैग्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यही मॉल्टेन फॉर्म क्या है, मैग्मा। तो मैग्मा की जो उत्पत्ति होती है वो कहां पर होती है, वो होती है एस्थेनोस्फीयर में। एस्थेनोस्फीयर से ही जो मैग्मा है वो निकल के और पृथ्वी की परतों को तोड़ता हुआ कहां आ जाता है, हमारे सरफेस पे आता है। ये क्या चीज है, ये है मैग्मा। ये ध्यान दीजिएगा। तो मैग्मा की उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है, इसी एस्थेनोस्फीयर पे हो रही है। अब यही एस्थेनोस्फीयर जो है ये मॉल्टेन फॉर्म में है, तो ना ये प्रॉपर लिक्विड है ना ये प्रॉपर सॉलिड है। तभी जो लिथोस्फीयर है वो इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या है, तैरता रहता है। तभी हमारी जो प्लेट्स हैं वो कभी एक दूसरे के पास आती हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, कभी पास आती हैं, कभी दूर जाती हैं। तो उनको ये जो गति मिल रही है वो गति इसीलिए मिल रही है कि जो एस्थेनोस्फीयर है ये किस फॉर्म में है, ये मॉल्टेन फॉर्म में है। क्यों मॉल्टेन फॉर्म में है, क्योंकि यहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा है, यहां पर जो पृथ्वी का मटेरियल है अंदर का वो क्या हो चुका है, इस टेम्परेचर पे हल्का सा गलित अवस्था में हो गया है। गलित अवस्था में हो गया है तो इसने अपने ऊपर के ठोस वाले मटेरियल को क्या कर दिया है, गति प्रदान कर दी है। तभी जो लिथोस्फीयर है वो किस पे मूव करता है, वो एस्थेनोस्फीयर पे मूव करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यहीं से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि
आपने सुना होगा जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ज्योग्राफर्स का। अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा एनर्जी सोर्स है, अगर इस एनर्जी सोर्स को हम कभी यूज कर पाए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो यही जियोथर्मल एनर्जी, देखिए ध्यान से, अब ये वाली जो चीज़ है इसका टेम्परेचर हो गया है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब यहाँ पर देखिए अगर कोई जल भी है, वाटर है, तो वो वाटर भी क्या हो रहा है, बॉयल हो जा रहा है। और बॉयल हो रहा है तो उसकी बॉइलिंग से जो हीट निकल रही है वो हीट कहाँ पर आ रही है, सरफेस पे। अब ये बताइए, यहां से मैग्मा निकल रहा है वो भी सरफेस पे आ रहा है। यहां पे अगर कोई भूमिगत अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी हीट अप हो रहा है, तो अब वाटर उबल रहा है तो वाटर की उबलने से हीट निकल रही है, वही तो एनर्जी का काम कर रही है ना, थर्मल एनर्जी जिसको बोल रहे हैं। तो वही जो एनर्जी है वो भी ऊपर की तरफ आ रही है। तो हर चीज ऊपर की तरफ क्यों आ रही है? देखो सीधा सा फंडा है, हमको पता है कि फिजिक्स में एक लॉ होता है कि जो अगर तुम बात करो ऊष्मा की, हीट की या टेम्परेचर की, ऊष्मा या टेम्परेचर किसी की भी बात करो तो वो हमेशा हाई से कहां पे मूव करते हैं, लो की तरफ। हमेशा टेम्परेचर भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है, हाई से लो, या ऊष्मा भी इसी डायरेक्शन में मूव करती है, हाई से लो। तो अब देखिए यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर आओगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो इसकी ऊष्मा की दिशा क्या हो जाएगी, अपवर्ड साइड हो जाएगी। मैग्मा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ना कि नीचे आएगा। ये निकलने की कोशिश करेगा और कम तापमान की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब कम तापमान की ओर अग्रसर होगा तो ऊपर की परतें तोड़ता हुआ निकलेगा। वैसे ही जो ये भूमिगत जल है, जब इसको उबाला, ये उबल रहा है क्योंकि यहाँ पे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इसी जो वाटर है, इसी ग्राउंड वाटर से जो क्या बोलते हैं, वाष्प निकल रही है, जो भाप निकल रही है, जो स्टीम निकल रही है, वो कहाँ पे मूव करती है, सरफेस की तरफ। अगर हम इस स्टीम तक पहुंच पाए, अगर हम इस स्टीम को प्रॉपर निकाल के इसका यूज कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी है जिसको बोल रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो पृथ्वी में जियोथर्मल एनर्जी का जो सोर्स है वो है हमारा एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर में एक बहुत ही बड़ी हिडन अमाउंट ऑफ एनर्जी और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी स्टोर है, जिसको हम बोल जियोथर्मल एनर्जी। इसका भी रीजन वही है कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि इसने ग्राउंड वाटर, अब वाटर पूरी पृथ्वी पे तो है नहीं, तो ग्राउंड वाटर जो है इसको बॉईल करके इससे जो स्टीम निकल रही है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जो जाना वो ये था कि भैया क्रस्ट, सरफेस की बात करें, सरफेस से 200 किलोमीटर तक क्या है, हमारा लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के जस्ट 100 किलोमीटर नीचे, और ये सारी जो कथा चल रही है, ये सारी स्टोरी चल रही है कहां पर, मेंटल में। और मेंटल में भी कहां पर, अपर मेंटल में। तो अपर मेंटल में क्या है कि एक लेयर आती है छोटी सी 100 किलोमीटर की, उसको क्या बोल रहे हैं, एस्थेनोस्फेयर बोल रहे हैं। एस्थेनोस्फेयर जो है वो मॉल्टन फॉर्म में है, इसी के ऊपर प्लेटें तैर रही हैं, इसी के ऊपर जो स्थल मंडल की प्लेटें हैं, जो स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो सब तैर रहे हैं। क्यों तैर रहे हैं, क्योंकि ये मॉल्टन फॉर्म में है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है वो ध्यान दीजिए। यहां पर मैं ये सब चीजें, चलिए ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अब हम एस्थेनोस्फेयर पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो यहां पर क्या है, लोअर मेंटल शुरू हो जाएगा। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, अब मैं अगर इन सब चीज़ों को हटा दूं यहां से, तो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहां पर है। देखो, मैंने एक तो क्लासिफिकेशन कर रखा है, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने लाइन बनाई है, तो उसमें कर रखा है 0 से किलोमीटर क्या है, ये क्या है, क्रस्ट। 100 किलोमीटर से, सॉरी 0 से 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है। 100 से 290 तक, 2900 तक क्या है, मेंटल है। और यहां से पूरा यहां तक क्या है, कोर है। ये एरिया तो हमने डिफाइन कर दिया। अगर बीच बीच में देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक शेडेड लाइन भी हम लोग बनाएंगे। ये ब्लू मार्कर से बना रहा हूं, मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये चीज़ दिख रही होगी। ये ब्लू मार्कर से लाइन देखिएगा, ये ब्लू मार्कर से, यानी कि हमने क्रस्ट को भी 2 पार्ट में तोड़ा, मेंटल को भी 2 पार्ट में तोड़ा, और कोर को भी 2 पार्ट में तोड़ा। चलो, हमने ये मान लिया कि हमने ये चीज़ ब्रेक कर दी, मगर ये ब्रेक जो हो रहा है, ये जो हम लोग डिसकंटिन्यूटी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्ड लिख रहा हूं मैं, डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में इसको बोलते हैं असतात्य क्षेत्र, डिसकंटिन्यूटी रीजन। डिसकंटिन्यूटी जो रीजन है, ये क्या है, ये यही है, ये जो
डैश 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 लाइंस एंड डैश लाइंस एंड डैश लाइंस हैं। तो हालांकि हम लोग हैं कहां पर, क्रस्ट में, हम लोग हैं कहां पर, मेंटल में, हम लोग हैं कहां पर, कोर में, मगर क्रस्ट भी अपने आप में दो बिहेवियर दे रहा है, इसके भी दो अलग अलग चरित्र हैं। अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल भी अपने आप को दो टाइप में रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम एज इट इज कोर भी अपने आप को दो टाइप में रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रस्ट के अंदर ही जीरो से लेकर और यहां तक जो भी डेप्थ होगी हमें अभी पता नहीं है, यहां तक का इस पूरी परत का जो बिहेवियर है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो नीचे की कैरेक्टरिस्टिक से भिन्न हो जाती हैं। और भिन्न होने के दो बेसिक हैं, बेस हैं, वो हैं एक तो डेंसिटी और दूसरा है टेम्परेचर। ऊपर का घनत्व अलग, नीचे का घनत्व अलग। हम क्रस्ट के अंदर की बात कर रहे हैं, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए कि अगर हम लोग क्रस्ट में भी है ना, तो क्रस्ट में मैंने तुम्हें बताया कि 2 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका घनत्व है। अब मैं लिख रहा हूं ना 2 से 3 ग्राम, तो यार पता है 1 ग्राम भी अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ा डेंसिटी में कन्वर्जन है। तो अगर हम जब तक ऊपर रहते हैं, जब तक हम इस सीमा पर नहीं आते हैं, तो यहां पर डेंसिटी रहती है 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही इस बाउंड्री को, इस सीमा को हम क्रॉस करते हैं, यहां पर डेंसिटी 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो जब डेंसिटी बढ़ रही है, हम लोगों ने ये जो क्रस्ट मेंटल कोर था, इसका विभाजन डेंसिटी के आधार पे तो किया था। इसका विभाजन जो किया था वो क्या किया था, सियाल, सीमा और नीफे के आधार पर। इसका जो विभाजन किया था वो डेंसिटी और टेम्परेचर के आधार पर किया था। बट हमने देखा, हमने ये गौर करा कि भाई अगर हम क्रस्ट में भी है ना, तो क्रस्ट में भी एक डेप्थ के पास जाने के बाद जो डेंसिटी है वो अलग हो जा रही है। ऊपर का जो टेम्परेचर है, ऊपर का जो टेम्परेचर अगर फॉर एग्जांपल यहां 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो और अंदर आते आते जब हम लोग मेंटल की शुरुआत कर रहे होंगे तो यहां कहीं ये जस्ट डबल 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर में भी डिफरेंस आ रहा है, डेंसिटी में भी डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों डिफरेंसेस के कारण हर परत में, हर लेयर में अपने 2 एरिया हो जाते हैं। पूरी पृथ्वी टोटल 3 परतों में डिवाइडेड है, मगर हर परत जो है वो 2 विभिन्न विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है। उस 2 विभिन्न विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक को जो लाइन डिवाइड करती है, उसी लाइन को डिसकंटिन्यूटी रीजन कहते हैं। उसी लाइन को असतांत क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि ये जो सीमा है, इस सीमा के उधर जो मटेरियल है वो अलग बिहेव करेंगे, इस सीमा के इधर जो मटेरियल है अलग बिहेव करेंगे, बशर्ते कि वो लोग, वो दोनों ही मटेरियल जो हैं वो क्रस्ट को ही बिलोंग क्यों ना करते हो, परंतु उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एकदम डिफरेंट हो जाएंगी एक ही लेयर के अंदर। तो इस टाइप की सीमा को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी रीजन। तो अगर डिसकंटिन्यूटी रीजन आपको समझ में आया है तो ये भी बात समझ लीजिए कि उसका जो बांटने का जो बेस था वो था घनत्व और ताप। इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं जो इन दोनों को बांटती हैं। अब ये बात हो जाएगी, ये एनसीईआरटी से बाहर की बातें हो जाएंगी, तो उसको मैं इसमें शामिल नहीं करना चाहता हूं। अगर कोई ऑप्शनल है जिनका ज्योग्राफी है, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि दोनों रीजन के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि अब यहां पर देखिए, हमको पता है पूरी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है तो हर लेयर, पृथ्वी के अंदर का पूरा मटेरियल रोटेट कर रहा है, मगर क्रस्ट की जो रोटेट करने की स्पीड है वो अलग है, मेंटल की रोटेट करने की स्पीड अलग है, कोर की रोटेट करने की स्पीड अपनी अलग है। मतलब इस चीज को आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि अगर एक अर्थ है, एक ही अर्थ वो मूव कर रही है फॉर एग्जांपल कि 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसका जो क्रस्ट मेंटल कोर है, ये लेयर्स मूवमेंट तो इनमें भी हो रहा है, मगर हो सकता है कि जो क्रस्ट है वो धीरे मूव कर रहा हो, मेंटल उससे तेज मूव कर रहा हो, कोर उससे तेज मूव कर रहा हो। तो ऐसा है, मगर हम इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहां समझिए कि डिसकंटिन्यूटी जो रीजन है वो क्या होता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, डिसकंटिन्यूटी रीजन आपको अगर समझ में आया है तो मैं आपको यहां पर नाम लिखता रहता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि जो सबसे पहला डिसकंटिन्यूटी रीजन है जो यहां पर आता है, इसकी जो विड्थ होती है अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर। यानी कि अर्थ से अगर आप 11 किलोमीटर आएंगे तो 11 किलोमीटर बाद ही जो अब यहां इस सीमा को क्रॉस करते हैं, यानी कि शुरुआत के 11 किलोमीटर बाद ही जो पदार्थ मिलेगा वो अपना व्यवहार चेंज कर चुका होगा। तो शुरुआत के जो पहला ये वाला रीजन है, इसका नाम होता है कोनार्ड, CONARD, कोनार्ड। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी रीजन, कोनार्ड असंतात्य क्षेत्र, ठीक है ना।
तो इसका नाम रखा गया कोनार्ड। अब ये सब जोग्राफर्स के नाम है जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा। जब हम यहां पर आते हैं तो इस वाले डिसकंटिन्यूटी रीजन का नाम हो जाता है मोहो। पूरा नाम इसका मोहो रिविक है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, मोहो। मोहो किसको बोलेंगे, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मोहो। ठीक है, अगर हम इस कंटिन्यूटी रीजन की बात करेंगे जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करता है, इसका नाम है रिपीटी, REPTI, रिपीटी डिसकंटिन्यूटी रीजन। जब हम और नीचे आएंगे यानी कि 2900 किलोमीटर के बाद आएंगे तो इस रीजन का नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी रीजन। जो ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी रीजन। तो आई होप आपको ये सारे नाम समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले कोनार्ड आएगा, फिर आएगा मोहो, फिर आएगा रिपीटी, फिर आएगा गुटेनबर्ग, फिर आएगा लेहमन। हो सकता है कि ऐसा प्रश्न बन जाए कि भाई इनको सीक्वेंस में लगाना है, तो आपको सारे नाम याद रखने होंगे कि कहां पर किसको कौन सी चीज डिवाइड करती है। या वो ऐसे पूछ सकता है कि कोर आउटर कोर और अपर कोर को कौन सा डिसकंटिन्यूटी रीजन डिवाइड करता है, तो वो है लेहमन। अगर अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सा करता है तो वो है रिपीटी। ठीक है, और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सा करता है तो वो है कोनार्ड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस चीज़ को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो अब देखो ध्यान से, ये सारा जो क्लासिफिकेशन करा गया है यहाँ पे, इसमें मेजर जो रोल है वो 2 फैक्टर्स का है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, मेजर रोल जो है वो 2 फैक्टर्स का है। एक है डेंसिटी और एक है हमारा टेम्परेचर। 2 फैक्टर्स में डिवाइड करा गया है। तो ठीक है, अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हो जाती है डेंसिटी 2 से 3 ग्राम। अब अगर मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल में डेंसिटी हो जाती है 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और लोअर मेंटल की हो जाती है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही हम कोर में आते हैं तो कोर में आते ही इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे, 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 5 से सीधा 12। और इनर कोर की तो और भी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 17 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 और 17 में 5 का, तो यानी कि हम 2 से चले थे और 17 तक आ गए। इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी में हमारा लोअर कोर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। अगर इनके डिस्टेंस की बात करें, ये जानना ज़रूरी नहीं, कभी इस पर प्रश्न नहीं आएगा, मगर मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ कि 0 से 11 किलोमीटर पे कोनार्ड आ जाता है। अगर आप इसकी मोहो की बात करेंगे तो आपको पता है 0 से ऐसा कितना 200 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर पे मोहो आ जाएगा। रिपीटी कितने किलोमीटर पे आ जाएगा, रिपीटी आ जाएगा 1000 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 1000 किलोमीटर के आसपास। यानी कि अगर बात करें तो 100 से 2900 तक, 100 से 2900 तक पूरा क्या है, मेंटल का पोर्शन है। परंतु 100 से 1000 किलोमीटर के बाद अलग डेंसिटी हो जाती है। 1000 के बाद डेंसिटी जस्ट और इंक्रीज हो जाती है, प्लस टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो वो कहाँ हो जाता है, वो लोअर मेंटल में हो जाता है। अगर ये बात करें लेहमन की तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेट 5100 किलोमीटर्स के बाद, यानी कि 5100 किलोमीटर्स के बाद जो है वो कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। अब यहाँ पर तो लिक्विड रहता है। आप सोचो यहाँ पर लिक्विड रहने का रीजन क्या है, इतना 1200 डिग्री सेंटीग्रेड एस्थेनोस्फेयर का टेम्परेचर है, और जो कि एस्थेनोस्फेयर 2 से 400 किलोमीटर के बीच में है। और यहाँ तो तुम पहुंच गए हो कहाँ, 2900 किलोमीटर, कहाँ 200 किलोमीटर, कहाँ 2900 किलोमीटर। तो वहां पर सपो क्या टेम्परेचर होगा आप सोच सकते हैं। तो इतने टेम्परेचर पे तो पूरा कोर जो है वो लिक्विड हो चुका होगा। और जैसे ही हम लोग 5100 किलोमीटर को क्रॉस करते हैं, बट यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर कैसे, ये डेंसिटी देखिए इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। उसने मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई कर दिया है कि अब जो ये लोअर कोर है या इनर कोर जिसको बोलते हैं, इनर कोर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर था वो पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ये एस्थेनोस्फेयर है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर एस्थेनोस्फेयर है तो ये क्या करेगा, ये मोल्टन मैग्मा की उत्पत्ति हो रही है, यहीं से मैग्मा निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर और अंदर जाएंगे ना तो अब ये इतना बड़ा एरिया आप देखिए, 2900 किलोमीटर से लेकर और 5100 किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया पूरा लिक्विड फॉर्म में है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पर भी ये मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर चूंकि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन। अब ये आयरन जो है वो रोटेट कर रहा है, वो मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो यहीं से जनरेट होता है पृथ्वी का जो चुंबकत्व है, पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहीं से जनरेट होती है ड्यू टू
द प्रेजेंस ऑफ Fe यानी कि आयरन, यहाँ से ही पृथ्वी की जो है वो डेप्थ चुंबकत्व जनरेट होकर नॉर्थ टू साउथ पोल ऐसा मैग्नेटोस्फेयर का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये 11 किलोमीटर जो डिस्टेंस मैंने आपको बताई, ये क्या था, ये कोनार्ड था। एक बात और बता दूं आपको, एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा कि जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो लाइटर प्लेट होती है वो क्या करेगी, वो अंदर सबडक्ट करती है। तो जब अंदर सबडक्ट करती है तो अंदर वो कितनी अंदर तक सबडक्ट करती है, ये होता है, ये डिस्टेंस है 11 किलोमीटर तक की। तो 11 किलोमीटर तक कोई भी प्लेट जो है वो अर्थ के अंदर सबडक्ट कर सकती है, अर्थ के अंदर जा सकती है। ठीक है, तो यहां से बांटा गया कोनार्ड, मोहो, रिपीटी, गुटेनबर्ग, लेहमन, और फिर आ जाता है मेरा जो इनर कोर है वो। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था वो था हमारा पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर, द क्रेस्ट, द मेंटल, द कोर। ठीक है, तो अब ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए एनसीईआरटी में जब आप ये चीज़ पढ़ रहे होंगे तो एनसीईआरटी में जैसे ही आप मेंटल पढ़ेंगे तो मेंटल में केवल उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है मोहो, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डिसकंटिन्यूटी रीजन जो है ये हमको जानना बहुत ज़रूरी थे। तो इसी वजह से ये सारे बताने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि उसने मोहो का जिक्र कर दिया था। अब एक जिक्र अगर एनसीईआरटी में हुआ है तो ये मान के चलिए कि वो पूछ कुछ भी सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी जो कहानी थी वो बताई। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।